नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल पांडे। 21वीं सदी की सियासत में एक बार फिर 17वीं सदी के मुगल शासक औरंगजेब की एंट्री हुई है। सियासी गलियारों में यह एंट्री कराई गई है। समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा कि औरंगजेब ने जितने मंदिर तोड़वाए उससे 100 गुना अधिक बौद्ध स्तूपों को शंकराचार्य के शिष्यों ने तोड़ा है। जाहिर है रामगोपाल यादव राजनेता से पहले प्रोफेसर भी रहे, तो उन्होंने जो कुछ कहा होगा वो सोच समझकर ही कहा होगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर इस वक्त उन्होंने औरंगजेब का नाम क्यों उछाला और शंकराचार्य के शिष्यों से उनका क्या मतलब है, इसे भी समझना होगा। इसी बयान के बाद रामगोपाल यादव ने यह भी कहा कि सत्ता में बैठे लोग देशवासियों का मौलिक अधिकार छीन रहे हैं और कोर्ट पर भी इतना दबाव है कि वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो इस पूरे बयान के मायने समझने के लिए रामगोपाल यादव ने बयान कहां दिया वो भी आपको समझ लेना चाहिए। रामगोपाल यादव ने संत रविदास की जयंती के दौरान उनके अनुयायियों के सामने यह बात कही। अब इसके क्या राजनीतिक मायने हैं, इसे हम पैनलिस्ट से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन यह समझना भी बहुत जरूरी है कि आखिर सियासत में बार बार औरंगजेब, बाबर जैसे मुगल शासकों का नाम क्यों लिया जाता है, जिनका इतिहास क्रूरता की स्याही से रंगा हुआ है। इससे पहले समाजवादी नेता अबू आजमी ने कहा था कि औरंगजेब क्रूर नहीं बल्कि अच्छा शासक था। तो ओवैसी जैसे नेता भी मुस्लिमों के नाम पर बाबर और औरंगजेब का नाम लेने से नहीं चूकते। आखिर इस सियासत के मायने क्या हैं? क्या औरंगजेब जैसे नामों पर भटकाएंगे तभी वोट पाएंगे और हिंदू विरोध मजबूरी क्योंकि तुष्टीकरण भी जरूरी है? करेंगे विस्तार से डिबेट, लेकिन उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। जितने स्तूप भगवान बुद्ध के थे, उनके अनुयायियों ने बनाए थे, उनको लगभग हर जगह तोड़ दिया गया, हर जगह। औरंगजेब ने जितने मंदिर तोड़वाए थे उससे 100 गुना ज्यादा शंकराचार्य के, आदि शंकर के शिष्यों ने भगवान बुद्ध के स्तूपों को। इतना दबाव है दिल्ली में बैठे हुए लोगों का कि न्यायपालिका भी कुछ नहीं कर पा रही, सब शांत हो जाते हैं। इतना आतंक लोगों ने पैदा कर दिया है। मुस्लिम अक़लियत को हमेशा यह कहा गया कि तुमको भारत के शहरी बरकरार रहने के लिए एक बहुत बड़ी कीमत तुमको चुकानी पड़ेगी, और हम पर इल्जाम लगा दिया गया, सर क्या मैं बाबर का स्पोक्स पर्सन हूं? क्या मैं जिना का स्पोक्स पर्सन हूं? क्या मैं औरंगजेब का स्पोक्स पर्सन हूं? जल्दी कृष्ण लला भी आने वाले हैं। भारत में राम राज्य की युग प्रारंभ हो गया। राम राज्य की ओर भारत अग्रसर है, भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर है। बहुत जल्दी अब कृष्ण राज भी आने वाला है। इस नफरत का सबसे बड़ा कारण है कि हिंदुस्तान में अन्याय बढ़ रहा है। अगर आप गरीब हो, आपके साथ 24 घंटा इस देश में अन्याय होगा। तो देखिए, जब जब चुनाव नजदीक आते हैं तो उस समय ही आखिरकार क्यों औरंगजेब, बाबर जैसे नामों की सियासत में एंट्री हो जाती है। इसी मुद्दे पर बहस करने के लिए हमारे साथ संगीत रागी जी जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत स्वागत है। अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अनुराग जी आपका भी बहुत स्वागत है। प्रवेश चौधरी जी प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के, प्रवेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। दानिश कुरैशी जी AIMIM के नेता हैं, कुरैशी जी आपका भी बहुत स्वागत है। हाजिक खान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे स्टूडियो से, इस्लामिक स्कॉलर हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। शिवानी दुर्गा जी हिंदू धर्मगुरु इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल अनुराग भदौरिया आपसे, प्रोफेसर रामगोपाल यादव आखिरकार औरंगजेब की एंट्री 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले क्यों कर रहे हैं और आखिरकार औरंगजेब का नाम क्यों उछाला जा रहा है रामगोपाल यादव के द्वारा? विशाल जी, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं आए। क्यों नहीं आए, ये सवाल तो देखो जनता पूछेगी कि भाई क्या दिक्कत थी आपको डिबेट में, क्या आपके पास जवाब नहीं था? उसके लिए आप अपने जो आपके सपोर्टर टाइप के प्रवक्ताओं को भेज के और जो आप पीट के कहते हैं ना कि छुप के जो आप
खेल खेल रहे हो ये देश की जनता जानती है, क्योंकि जवाब मैं करारा पूछता, अब बीजेपी का प्रवक्ता नहीं तो जवाब पूछूं किससे भाई, और तो कोई जवाब देने वाला है नहीं। चलिए अनुराग जी आप अपनी बात पूरी करिए, हमारे साथ प्रोफेसर संगीत रागी और अन्य लोग भी हैं, विश्व हिंदू परिषद के नेता, मैं उनसे भी पूछूंगा सवाल। संगीत रागी नहीं, अरे मेरी बात कहने दीजिए। मैं जनता को बताना चाहता हूं कि जनता देखिए, भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा यही है, जब उनको जवाब देना होता है, जब उनको सवाल हम पूछेंगे उस समय वो डिबेट में नहीं आते हैं और आस्ते से निकल लेते हैं, और फिर ये दूसरी पार्टी को इस तरह का माहौल बनवाने की दूसरे लोगों के थ्रू कोशिश करवाते हैं, क्योंकि दूसरे लोगों की कोई जिम्मेदारी तो है नहीं। अब संगीत रागी की क्या जिम्मेदारी, मैं सवाल पूछूंगा, संगीत रागी कोई पार्टी में तो है नहीं भाई। चलिए अनुराग जी मुद्दे पे आप जवाब दीजिए। रामगोपाल यादव ने औरंगजेब का नाम क्यों उछाला? मुद्दे पे बोला, सुन लीजिए। देखिए सवाल ये नहीं है, देश की जनता आपके माध्यम से, ये देश का जो सरकार है आपके माध्यम से या दूसरे लोगों के माध्यम से सिर्फ मुद्दों को ध्यान भटकाने का काम कर रही है। मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि कैसे यहाँ पे एक स्टूडेंट 1 साल तक 2 लाख रुपए खर्च करता है, उसके पिताजी किसानी करते हैं, मजदूरी करते हैं, खेत बेचते हैं, फसल बेचते हैं, तब 2 लाख रुपए देते हैं, बच्चा पूरी साल तैयारी करता है, बाद में उसका पेपर आउट हो जाता है पुलिस विभाग का। अब सोचिए 6 महीने बाद कह रहे हैं पेपर होगा, अब 6 महीने तक वो 2 लाख रुपए अपने जो घर से आता था वो माँ बाप कहां से भेजेंगे बताइए आप। ये बड़ा मुद्दा है कि आपने कैसे। अनुराग जी तो प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी को यह मुद्दा दिख नहीं रहा था कि वो औरंगजेब का मुद्दा जोड़ रहे हैं। मुझे बोलने दे, मैं पूरा मौका दे रहा हूं, क्योंकि मैं आप ही के कोई मुद्दा नहीं, आप डाइवर्ट कर रहे हैं, आप ही के सवाल को नहीं है मुद्दा जो। अनुराग जी आप ये कह रहे हैं कि जो बच्चों का पेपर लीक हुआ है ये एक मुद्दा है, तो रामगोपाल जी को यह मुद्दा नहीं दिख रहा था? वो औरंगजेब, बौद्ध स्तूप, शंकराचार्य, अरे मैं बोल रहा हूं ना, सबको दिख रहा है जी, सबको दिख रहा है। बोलने दीजिए, आप टोकिए मत, आप थोड़ी बीजेपी के प्रवक्ता क्यों मर रहे हैं आप? नहीं अनुराग जी, मैं आपको बीजेपी के आप ही को पूरा मौका दे रहे हैं। अनुराग जी आप ही को मौका दे रहे हैं, आप क्यों इतना गुस्सा हो रहे हैं? आप बेकार परेशान हो रहे हैं। नहीं आपको मौका दे रहे हैं, आप अपनी बात रखिए, लेकिन परेशान हो रहे हैं, लेकिन आप सवालों का जवाब दीजिए। जी प्रवक्ता उन्होंने भेजा नहीं, अरे क्योंकि ये सबसे लेटेस्ट मुद्दा है, ये जिंदगी से जुड़ा मुद्दा है लोगों के, ये देश के युवाओं के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है, इसलिए उन्होंने प्रवक्ता नहीं भेजा। यही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। अनुराग जी आपको रामगोपाल जी को भी तो समझाना चाहिए था ना? नहीं है, आपको तो उन्हें भी समझाना चाहिए था। बोलोगे अब मैं उन्हें क्यों औरंगजेब की याद आ रही है? वो बोल चुके हैं, पेपर लीक, उन्होंने पेपर लीक पे भी बोल दिया है, सब पे बोला है, चिंता मत कीजिए। आप अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं संगीत रागी से जवाब लेता हूं। चलाओगे ना, आप अपनी बात पूरी करिए। अब सुनिए, दूसरा लोकतंत्र में देखिए, जिस तरह से मैं आपको, हमारे देश के अंदर में दादी माँ से तो बड़ा कोई नहीं होता। एक दादी माँ से 30,000 रुपए यहाँ 30,000 रुपए घूस ले ली जाती है सिर्फ इस बात पे कि हमें पीएम आवास देना है। तो कहते हैं ना, पीएम आवास की आस लगाए दादी माँ, घूसखोरों के सामने हुई लाचार। माँ बेटों की नौकरी का बस करती रह जाती है इंतजार, बेटियों पे बढ़ रहा अत्याचार, फिर भी बीजेपी कहती है जोर से बोलो 400 पार। जो चंडीगढ़ में 8 वोटों के लालच में कर रहे नियम तार, वो दावा कर रहे हैं 400 पार। ये तो हद है मेरे यार। चलिए अनुराग जी, मैं संगीत रागी से जवाब लेता हूं। भाईचारे के इमोशंस पे अत्याचार, समाज में बढ़ रहा भ्रष्टाचार, किसान अनुराग जी, आंसू गैस का भाव, नैतिकता हो रही शर्मसार। बीजेपी कहती जोर से बोलो 400 पार। रुपए पे डॉलर हुआ सवार, आतंकवाद ने कर दी हद पार, काला धर्म वापस नहीं आया मेरे यार। बीजेपी कहती जोर से बोलो 400 पार। चलिए अनुराग जी, आपने अपनी बात पूरी रखी, मैं संगीत रागी जी से सवाल लेता हूं। क्यों नहीं करती संगीत रागी जी? साफ हो गई है क्या? गंगा साफ हो गई है क्या? 100 स्मार्ट सिटी। अनुराग जी और भी लोगों को मौका देने दीजिए, आप लगातार बोलते रहेंगे तो और लोग को मौका नहीं मिलेगा, आपके पास फिर आएंगे। जनता का चलिए मैंने सुना, आपको पूरा मौका दिया अनुराग जी, और लोगों को भी बोलने का मौका दीजिए। प्रोफेसर संगीत रागी जी, औरंगजेब का नाम चुनाव से पहले क्यों उछाला जा रहा है? और अनुराग भदौरिया ये कह रहे हैं कि जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उनको नहीं उठाया जा रहा है। देखिए, जनता से जुड़े हुए मुद्दे और वो भी सरकार के खिलाफ उठाने के लिए जिम्मेदारी तो विपक्ष की होती है। विपक्ष ही वो मुद्दा उठाता, महंगाई का उठा रहा था, बेरोजगारी का उठाता। औरंगजेब को तो वही लाए। इसके 2 अर्थ लगाए जा सकते हैं।
पिछली दफा क्या करेंगे? अखिलेश यादव का एक चचा जो है कुछ नहीं करेंगे इस देश वो का। एक चचा जो है अरे वो प्रोफेसर साहब, आप ही प्रभु कुछ बच्चों के लिए बोलेंगे, दो शब्द नहीं बोलेंगे। दूसरी इस बार जो है अनुराग जी एक एक करके, अनुराग जी एक एक करके, अनुराग जी देखिए, अनुराग भदौरिया जी आपके बीच। विशाल जी ये प्रोफेसर है ना, अनुराग जी देखिए, बच्चों के भविष्य के बारे में भदौरिया जी प्रोफेसर साहब बच्चों के भविष्य के बारे में सभी को एक एक बार मौका दे रहा हूं। आप सभी एक सवाल है, छोटा सा बार आप सवाल सुन लीजिए। अनुराग भदौरिया जी आप बीच में ऐसे बोलेंगे तो भदौरिया साहब आपका सवाल सभी ने सुना है, आपका सवाल सभी ने सुना है। आप लगातार कंटिन्यू ऐसे मत बोलते रहिए, और भी जो पैनलिस्ट है उनको ही मौका दीजिए। चलिए संगीत रागी जी आप अपनी बात बोलिए। अनुराग जी आप थोड़ा धैर्य रखिए, प्रोफेसर साहब कुछ बोल ही नहीं रहे। चलिए संगीत रागी जी। अरे प्रोफेसर साहब बच्चों के अनुराग जी सुन लीजिए, आपके बीच में कोई पैनलिस्ट नहीं बोला। संगीत रागी जी देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के असल प्रचारक जो है, स्टार प्रचारक के रूप में राम गोपाल यादव जी का नाम लिया जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप औरंगजेब को आप मैदान में उतारते हैं, हिंदुओं को वो चीज़ें याद आ जाती थी कि कैसे हमारे मंदिरों को इस बर्बर इस्लामिस्ट ने ध्वस्त करवाया, कैसे हजारों लाखों हिंदुओं का इस बर्बर इस्लामिस्ट ने इस्लाम के नाम पर कत्लेआम करवाया, कैसे हजारों को इसने धर्म परिवर्तन कराया, कैसे गौवध करवाया, और किस प्रकार से इस देश को इस्लामाइज करने का इस बर्बर इस्लामिक आतंकवादी ने इस देश में कुख्यात प्रयास किए। तो स्वाभाविक है कि हिंदुओं में प्रतिक्रिया होगी। हिंदू जो है वो एकजुट होंगे, हिंदू इकट्ठा रहेंगे। हिंदू जानते हैं कि ऐसी मानसिकता को इस देश में जब तक हम पद्दलित नहीं करेंगे, जब तक हराएंगे नहीं, यदि नहीं हराते हैं तो इस देश इस्लामीकरण के रास्ते पर चला जाएगा। इस देश में सिम्मी जैसे आतंकवादी पनपेंगे, इस देश में जो है वो दहशतगर्दी पैदा होगी। तो स्वाभाविक है कि रामगोपाल यादव जो हैं वो मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी के। चलिए संगीत रागी जी ने अपनी बात रखी है हमारे साथ। दानिश जिस प्रकार से 10 सेकंड और खत्म करने दीजिए ना। देखिए, जिस प्रकार से राहुल गांधी जितना हिंदू समाज के बारे में बोलते हैं, जिस प्रकार ओवैसी जितना हिंदू समाज के खिलाफ विश्वमन करते हैं और दिन रात इस्लाम इस्लाम के नारे लगे रहते हैं, ये फ्रस्ट्रेशन इसलिए है कि उनको पता है कि 2024 में आएगा तो मोदी ही, और हर घर घर भगवा लहराएगा। ये नारा जो पूरा ये सामने दिख रहा है 2024। चलिए संगीत रागी जी कह रहे हैं कि 2024 के चुनाव से पहले इस तरह का बयान दिया जा रहा है। दानिश कुरैशी जी AMIM के नेता भी हमारे साथ जुड़े। दानिश जी, आपके नेता भी पीछे नहीं रहते हैं, उनका भी कुछ दिनों पहले बयान आया था कि मुस्लिम अल्पसंख्यकों को हमेशा कहा गया कि तुमको भारत के नागरिक बने रहने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या मैं बाबर, जिन्ना और औरंगजेब का प्रवक्ता हूं? आखिरकार क्यों इनके नाम बार बार देश की सियासत में लाए जाते हैं? देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा विशाल जी कि दरअसल दिक्कत क्या है कि मैंने पहले भी कहा, फिर दोहरा रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो आधार है ना, वो आधार ही चंद मुद्दों पर है। वो पाकिस्तान के बिना, वो मुसलमान के बिना, वो मस्जिदों के बिना, इसके बिना वो अपनी राजनीति ही नहीं चला सकते। और उसके बाद जो अनुराग भाई जो बात कर रहे हैं, कुछ अंश तक मैं उनकी बात से सहमत भी हूँ कि आप देखिए कि पैरेलल जो उनके लोग हैं वो इस तरीके से आकर मैदान में खड़े रहते हैं और फिर जाके छुप जाते हैं। मैंने आपसे जो उनसे जो जानना था, तो सवाल यहाँ ये आके खड़ा है कि मुझे ये बताइए कि देश के अंदर में जिन मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए, चलिए धर्म की बात करते हैं, ठीक है करें, कोई परेशान नहीं है, लेकिन जिन मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए उन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी और सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो खामोश क्यों हो जाते हैं? आप देखिए, मैं आपको देखूं कि शायद 2019 के मामले में तो कहीं हद तक थोड़ी बहुत दिखाई पड़ती थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन नया जो इस साल के लिए जो चुनाव की तैयारियां हैं उसमें मुझे लग रहा है कि पूरे 5 साल में दानिश जी, लेकिन औरंगजेब का मुद्दा तो विपक्ष के लोग उठा रहे हैं इस समय। आप जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं, ये तमाम नेता इन मुद्दों से छोड़कर औरंगजेब की तरफ क्यों आ जाते हैं? ये तो आप ऑटोमेटिक एक मुद्दा दे रहे हैं ना बीजेपी को। मुझे ये बताइए, 80 के दशक में बाबर और औरंगजेब का नाम लेकर देश में राजनीति चलाने वाली पार्टी
मुझे ये बताइए कोई दूसरी पार्टी थी क्या? असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा था 1980 के दशक में कि आप जाइए और जो मस्जिद ढाने का प्रोग्राम चलाइए, या और किसी पार्टी के नेता ने कहा था? नहीं कहा। लेकिन सवाल ये है कि जब आप राजनीति करेंगे तो दानिश जी देखिए, आप 80 के दशक की बात कर रहे हैं लेकिन 2024 की बात नहीं करेंगे। अभी कौन उठा रहा है? प्रवेश चौधरी जी, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता। मैं यही कह रहा हूँ, 10 सेकंड मैं यही कह रहा हूँ कि आप आज की बात ही मत करिए। दरअसल जहां से शुरुआत हुई है ना, वहां से आपको जाना पड़ेगा। चलिए मैं प्रवेश चौधरी जी से जवाब लेता हूं। प्रवेश चौधरी जी विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता है। प्रवेश जी, दानिश कुरैशी कह रहे हैं कि इसकी शुरुआत तो आप लोगों ने की है। नहीं, हमने कब कहा कि औरंगजेब हमारे पूर्वज हैं, या हमने औरंगजेब के बारे में बात करी? हमने तो नहीं करी। हमने तो इस देश की सनातन संस्कृति, सनातन हिंदू धर्म के बारे में हमेशा बात करी, और उस सनातन हिंदू धर्म के अंदर हमने इनको भी कहा कि शामिल हो जाएं आप भी। हमने तो कभी नहीं कहा कि क्या है क्या नहीं है। हमने तो ये कहा कि ये औरंगजेब और तमाम जो आक्रांता थे, मुस्लिम आक्रांता थे, इन्होंने इस देश की सौहार्द को मिटाने का काम किया। इस देश के करोड़ों लाखों हिंदुओं को इन्होंने मतांतरित करने का काम किया, उनको मारने का काम किया, हमारे हजारों मंदिरों को तोड़ने का काम किया, तमाम प्रकार का अत्याचार, जजिया जैसे कर लगाने का काम किया। तो वो हमारे इतिहास का हिस्सा नहीं हो सकते, और खासकर स्वर्णिम इतिहास का हिस्सा तो नहीं हो सकते हैं। अब रामगोपाल यादव जी के इतिहास का हिस्सा अगर औरंगजेब है तो ये बड़ी ही दुर्भाग्यजनक बात है कि जो लोग अपने आप को कृष्ण का वंशज कहते हैं वो औरंगजेब के भी वंशज बनने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। देखिए, चुनावी राजनीति के अंदर, और रामगोपाल जी प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी में, पढ़ाते हैं, विद्वान व्यक्ति हैं। अनुराग जी भी एक अच्छे परिवार से और पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं। लेकिन हम ये और उनको डिफेंड करने की कोशिश करें, अरे आप डिफेंड मत करिए, आप ये कहिए कि उनसे गलती से औरंगजेब शब्द निकल गया। और दूसरी चीज़ इस देश के अंदर तमाम सारी तोड़फोड़ आक्रांताओं ने करी है, पर इस देश लेकिन प्रवेश जी, विपक्ष तो कहता है कि मंदिर मस्जिद का मुद्दा जो राइट विंग के लोग हैं वो लगातार उठाते रहते हैं। नहीं, देखिए, मंदिर जो मुद्दा है वो मंदिर हमारी भारत की अस्मिता के साथ जुड़ा हुआ है, और भारत की अस्मिता का प्रश्न था, इसलिए संघर्ष हुआ है। इस चीज को विशाल जी समझ लेना। प्रभु राम का मंदिर अयोध्या में बने, ये कोई मंदिर का प्रश्न नहीं था, ये भारत की अस्मिता का प्रश्न था। उस अस्मिता के लिए संघर्ष कर रहे थे लोग। 500 साल का संघर्ष किसी मंदिर के लिए ईट और गारे से बने हुए मंदिर आकार के लिए नहीं होता है। वो होता है किसके लिए संघर्ष? तो अपनी पहचान के लिए होता है, और उस पहचान के दम पर ही लोग खड़े होते हैं। इजराइल को देखिए आप, हजारों वर्ष संघर्ष किया और तब जाके इजराइल बना और आज तरक्की कर रहा है, दुनिया के अंदर उसका नाम है। तो अपनी अस्मिता को ढूंढना इंपॉर्टेंट था। राम हमारी अस्मिता है, ये हिंदुत्व हमारी संस्कृति है। जिस तरह से शरीर अगर भारत है ना, तो उसके अंदर आत्मा अगर कोई भरी है तो वो हिंदुत्व है। उस हिंदुत्व के जागरण का समय है। 2014 के बाद आप देखिए, हाजिक खान इस्लामिक स्कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हुए स्टूडियो से। जी, हाजिक खान इस्लामिक स्कॉलर भी हमारे साथ जुड़े। हाजिक खान जी, आखिरकार जब चुनाव नजदीक आते हैं तभी औरंगजेब की याद क्यों आ जाती है, क्या वजह है? विशाल पांडे जी, बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास है, जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है, ये औरंगजेब, बाबर, पाकिस्तान, मुसलमान, इसके अलावा इनके पास कोई नहीं। लेकिन अभी तो कल तो रामगोपाल यादव ने औरंगजेब का नाम लिया है। प्रोफेसर रामगोपाल का आप तस्करा कर रहे हैं। हाँ। लेकिन आज का जो औरंगजेब है उसके बारे में भी आप तस्करा कर लीजिए, जिसने के स्वामी जी कह रहे थे कि बनारस में 1000 साल पहले, 1500 साल पहले, 800 साल पहले, 500 साल पहले सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए, सैकड़ों शिवलिंग जो बनारस की लंका थाने में रखे हुए हैं। आज के आप औरंगजेब को देख नहीं रहे हो। औरंगजेब से हिंदुस्तान के, एक मिनट विशाल जी, रोकिए सर, आपने रोका नहीं। मैं आपको रोकूंगा। प्रोफेसर बोल रहे थे जो गलत बयानी कर रहे थे, हाजिक खान जी, मैं आपको रोकूंगा। मैं आपको इसलिए रोकूंगा क्योंकि आप तथ्यों पर आधारित रहिए। आप कहां की बात कर रहे हैं? बनारस में जो अभी सौंदीकरण के नाम पर मंदिरों को ढाया गया है। खान जी, आप गए कभी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में? आज इतिहास के अंदर है। हाजिक खान जी, आप कभी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर गए? मैं गया नहीं गए। आप गए होते तो आप इस तरह की बात नहीं करते। क्यों नहीं करता? हाजिक खान जी, आप नहीं गए हैं। लगा लो, अभी लगा लो। हाजिक खान जी, आप नहीं गए हैं, और इस तरह की भाषा का प्रयोग मैं आपको करने का मंच नहीं दे सकता हूं। मैं ये कह रहा हूं, देश के अंदर पार्टियां कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के विकास पर चुनाव लड़े। मंदिर और मस्जिद इसलिए होते हैं कि वो पूजा किया जाए और वहाँ नमाज पढ़ी जाए। मंदिर मस्जिद सियासत के लिए नहीं होते। और जिन्होंने अगर पहले किया हो,
वो भी गलत था, और जो आज किया जा रहा है वो भी गलत होगा। किसी मंदिर और मस्जिद को ना तो किसी मुसलमान को अधिकार है, ना किसी हिंदू को अधिकार है कि किसी की मस्जिद छीन ले, किसी का मंदिर छीन ले। ये देश के, हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। शिवानी दुर्गा जी हिंदू धर्म गुरु भी हमारे साथ जुड़ी हुए हैं। शिवानी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से औरंगजेब की एंट्री चुनाव से पहले हर बार हो जाती है, क्या ये मूल मुद्दों से गायब होने की बात है? हर हर महादेव। औरंगजेब को लाना, और मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने स्पीच सुनी और मैंने जो पढ़ा, उसमें मुझे ये लगता है कि ये बांटने की राजनीति की लास्ट में कहते हैं ना कि एक गुगली फेंक देना कि चलो कुछ तो बेकार कर दें, हम अच्छा तो हम नहीं कर सकते, कुछ तो बेकार करें, फूट कैसे डालें, तो उसको लाना जरूरी हो जाता है। अब उन्होंने बुद्ध धर्म को लेकर के बोला है कि औरंगजेब ने जितने मंदिर तुड़वाए उससे ज्यादा हिंदुत्ववादियों ने या हिंदुओं ने उस समय में, शंकराचार्य जी के शिष्य, उन्होंने 100 गुना ज्यादा मंदिर तुड़वाए, बौद्ध स्तूप तुड़वाए। ये कहना है, मुद्दा ये था आज का जी। तो मुझे ये जानना था, जिन्होंने ये स्टेटमेंट दी है राम गोपाल यादव जी ने, क्योंकि वो प्रोफेसर हैं, उन्हें ये आंसर दें कि सनातन धर्म कब आया और बौद्ध धर्म कब आया। उसी में इसका उत्तर है। अगर मानना चाहो तो उत्तर आप मानोगे जो तथ्य पर आधारित है, नहीं मानना चाहो तो नहीं मानोगे। आप कितने भी तथ्य प्रस्तुत कर दीजिए। अब जो स्कॉलर्स यहाँ पर बैठे हैं उनमें से कई नहीं मानते, कितने भी हमने तथ्य, वो बार बार एक ही बात को लेकर के आते हैं। जो नहीं मानना चाहेगा वो नहीं मानेगा, लेकिन सत्य यह है कि सनातन सदैव से था, सनातन सदैव है और रहेगा, और सनातन ही शुरुआत है, सनातन ही अंत है। बाकी बौद्ध धर्म जो है, अगर शास्त्रों के हिसाब से देखा जाए तो बुद्ध जो है, महात्मा बुद्ध। चलिए शिवानी दुर्गा जी ने अपनी बात रखी। एक बार मैं फिर से अनुराग भदौरिया जी और प्रोफेसर संगीत रागी जी को डिबेट में लाता हूं। अनुराग भदौरिया जी, रामगोपाल यादव ने एक और बयान दिया फिरोजाबाद में। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बैठे लोगों का इतना दबाव है कि न्यायपालिका भी कुछ नहीं कर पा रही है। कैसे, मतलब इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए? चंडीगढ़ का अभी आपने सबसे ताजा उदाहरण देखा होगा कि किस तरह से न्यायपालिका ने सबसे बड़ा फैसला सुनाया, पूरा का पूरा रिजल्ट पलट दिया। तो फिर न्यायपालिका पर सवाल खड़ा करना कहां तक जायज है? मुझे देखिए, जहां तक चंडीगढ़ के सवाल है, आप ये भी तो मानिए ना कि क्या हर बात न्यायपालिका में जाके ही हमें न्याय मिलेगा? सरकार किस लिए है फिर? आपने देखा, अगर चंडीगढ़ की बात आपने उठा दी है तो आप बताइए चंडीगढ़ में क्या किया? लूटतंत्र नहीं हुआ? क्या ये लोकतंत्र है कि मैं एक भारतीय जनता पार्टी का सो कॉल्ड नेता ही कहा जा सकता है उसको? अब वो वहां पे इस तरह से 8 वोटों को क्रॉस करके खत्म कर देगा और उसके बाद मेयर जिता देगा। ये कितना बड़ा नुकसान, कितना बड़ा, तो लोकतंत्र की कितनी बड़ी एक तरह से अनुराग जी, कोर्ट ने न्याय किया कि नहीं किया चंडीगढ़ में? लोगों के मत को आप बदल दे रहे हैं। अरे तो आप बताइए, मेरी बात सुनिए ना। तो अगर मान लो यही दूसरी तरह से हो गया होता, अगर मान लो ईवीएम से ही हो गया होता उस समय और इस तरह की गलती हो गई होती तो नहीं पता चलता हम लोगों को, और फिर उसके बाद कहते नहीं ऐसा नहीं हुआ। वो तो शुक्र है कि सामने कैमरा था और देखा गया। ये आपकी सारी बात से मैं आपसे बस एक सवाल पूछ रहा हूं कि न्यायपालिका ने तो यहाँ पर सारी बात से नहीं अनुराग जी देखिए, जो क्योंकि न्यायपालिका पर प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने ये सवाल खड़ा किया है। अनुराग जी, मैं पूरा मौका दूंगा आपको, आपके बीच में कोई नहीं बोलेगा। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं क्योंकि रामगोपाल यादव ने न्यायपालिका पर सवाल खड़ा किया, तो इसलिए जब न्यायपालिका ने चंडीगढ़ जैसे मामले में अपना जो उनका भूमिका है पूरी दिखाई है, तो कैसे सवाल खड़े कर सकते हैं? न्याय तो मिल रहा है ना भाई। आप, अरे मैं कहता हूं, मेरी बात नहीं समझे। जो गंभीर मुद्दा उससे आप हट जा रहे हो। क्या आपको लगता है कि कोई आम व्यक्ति, जिस तरह का चुनाव हुआ इस तरह से अगर आम व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा होगा तो न्यायपालिका पहुंच ही नहीं पाएगा बेचारा? वो तो इतना सक्षम ही नहीं होगा कि न्यायपालिका जाए। अरे हर बात का फैसला यहाँ धरना देख के मिलेगा? बेटियों पे अत्याचार होगा, बेटियां महीने 2 महीने बैठेंगी धरने पे, और पहलवान बेटियां जिनको मेडल मिला हो उनको घसीटा जाएगा, उसके बाद न्याय की बात होगी? या यहाँ पे 50 लाख 48 लाख स्टूडेंट आके बैठेगा, बोलेगा नहीं पेपर लीक हुआ, तब जाके आप उस पर कार्रवाई करेंगे? या जिस तरह का चंडीगढ़ में हुआ हम उस पर हल्ला मचाएंगे, फिर कोर्ट जाएगी बात, फिर सर्वोच्च न्यायालय। मैंने हर चीज हमें न्यायालय से ही, अगर हमें उसी से धरना पड़ता। किसान धरने पे है ना, किसान 1 साल धरने पे, इसके पहले भी था ना, आज भी किसान धरने पे है ना, किसान धरने पे है, युवा धरने पे है। जब लोकतंत्र खतरा हो रहा है तो लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय। अनुराग जी, जब न्यायपालिका से न्याय मिल रहा है तो दबाव की बात कहां से आ गई? मेरा सीधा सवाल आपसे है, दबाव की बात कहां से आ गई?
न्यायपालिका बहुत स्वतंत्र है, हम सभी को सम्मान करना चाहिए। आप भी सम्मान करते होंगे। न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र है, न्यायपालिका का हम सभी। तो फिर दबाव वाली बात कैसे आ रही है? भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बनती है। सुनिए, जिम्मेदारी, अरे न्यायपालिका का भारतीय जनता पार्टी सम्मान कहां करती है? न्यायपालिका जब कोई सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया दिल्ली के केस में, आप उसका बिल पार्लियामेंट में लेके आ गए, ऑर्डिनेंस लेके आ गए आप, उन्होंने उसके अधिकारों को आपने छीन लिया। न्यायपालिका ने तो अधिकार दिया था ना मुख्यमंत्री को, क्यों आपने छीन लिया? न्यायपालिका के खिलाफ क्यों गए आप? पार्लियामेंट के अंदर क्यों बिल बनाया आपने? किसने बोला था कि आप सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ जाके पार्लियामेंट में जाके बिल बनाएंगे? चलिए हमारे साथ संगीत रागी जी भी जुड़े, प्रोफेसर संगीत रागी। लाएंगे, फिर पार्लियामेंट में जाके उसका बिल पास कर देंगे। चलिए अनुराग जी, न्यायालय का अपमान कौन कर रहा है? चलिए अनुराग जी, मैं जवाब लेता हूं। प्रोफेसर संगीत रागी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खिलाफ ऑर्डिनेंस लेके आते। चलिए अनुराग जी, मैं जवाब ले। संगीत रागी जी, आप कैसे देखते हैं न्यायपालिका के ऊपर दबाव की ये बात? देखिए न्यायपालिका तभी तक इनके लिए ठीक है जब तक इनके अनुरूप जजमेंट दे दें। आय से अधिक संपत्ति के मामले में सफाई के बादशाह श्री मुलायम सिंह यादव के खिलाफ केस चल रहा था और ये सबको पता था कि कैसे उन्होंने आय से ज्यादा बच्चों के लिए दो शब्द बोल दो प्रभु। प्रोफेसर साहब, आपको क्या लेना देना बीजेपी से, राजनीतिक दलों से? आप बच्चों को पढ़ाते हो तो बच्चों के भविष्य की बात करो। हाथ जोड़ के बोल रहा हूं प्रभु, आप प्रोफेसर हैं। अनुराग जी, संगीत रागी जी की बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। अनुराग जी, प्रोफेसर से बात हो रहा है अभी मैं प्रोफेसर से बात कर रहा हूं। नहीं, अभी मैं प्रोफेसर से बात कर रहा हूं। प्रोफेसर संगीत रागी जी को सुन तो लीजिए। अनुराग जी, आप लगातार बोलते रहेंगे तो और मेहमानों को कैसे मौका मिलेगा? आप लगातार टीवी डिबेट में बैठते हैं, आप और लोगों को बोलने का मौका दीजिए कि आप ही लगातार बोलते रहेंगे। चलिए संगीत रागी जी, संगीत रागी जी, आप संगीत रागी जी, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं। अनुराग जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि कम से कम बच्चों के बारे में दो शब्द। अनुराग जी, उनको उनकी बात पूरा होने का मौका दीजिए। आप इस तरह से बीच में, संगीत रागी जी आपकी बारी है। संगीत रागी जी, आप अपनी बात पूरी करिए। अनुराग जी थोड़ा धैर्य। अनुराग जी, प्रोफेसर संगीत रागी को एक बार आप सुनिए, आप इस तरह से बीच में लगातार मत बोलिए। संगीत रागी जी, देखिए अनुराग जी थेथर और भोथर दोनों प्रकार के विद्यार्थी हैं, तो ऐसे विद्यार्थी को हम नहीं ठीक कर सकते हैं, एंकर ही ठीक कर सकता है। दूसरी बात, देखिए अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, सबों ने इसकी व्याख्या की कि ये भारत सरकार के वो जो नीति थी उसके खिलाफ आया। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो इस प्रकार का कुछ भी कटाक्ष नहीं किया। सब कोई जानता है कि भारत की न्यायपालिका के बारे में कहा जाता था कि एक कांग्रेस का इकोसिस्टम काम करता है जिसमें रात में टेररिस्टों के लिए न्यायालय खुल जाता था। आज भी खुल जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो कौन सा इकोसिस्टम भारत में काम करता है ये सबको पता है, और न्यायपालिका जो है वो कैसे काम करती है इस पर कुछ टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। प्रशांत भूषण ने बहुत बार टिप्पणी की थी, न्यायपालिका के ऊपर भी टिप्पणी की है, लेकिन अपने खिलाफ निर्णयों के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो कुछ भी नहीं बोला। ये तो अच्छी बात है, स्वतंत्र न्यायपालिका का इससे बड़ा और क्या प्रमाण हो सकता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को निरस्त कर दिया, डायरेक्शन दिया कि आप भाई मार्च के फर्स्ट वीक तक जो है आप इसे ट्रांसपेरेंट बनाइएगा। दूसरी बात, जिस नियम का, जिस पॉलिसी का परिवर्तन किया भारत की सरकार ने और दिल्ली सरकार से जो, और खास करके चुनाव आयुक्तों को मामला, वो तो उसके अधीन आता था, उसके कार्यक्षेत्र के अंदर आता था। नियम के विरुद्ध जाकर के तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। तो ये जो तर्क है अनुराग जी का वो बेतुका तर्क है। महत्वपूर्ण बात यह है कि 2024 के चुनाव से पहले राम गोपाल यादव प्रतियोगिता कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार के उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट गोलबंद हो। ये नहीं समझते हैं कि पूरा का पूरा हिंदू समाज एकजुट होकर के और उनको इसकी सजा देगा। चलिए मैं अनुराग जी से जवाब लेता हूं। अनुराग भदौरिया जी, सिर्फ मुस्लिम परस्ती के लिए भारत की राजनीति को और उत्तर प्रदेश की अनुराग भदौरिया जी, क्या ये वोटों की गोलबंदी की जा रही है? जवाब दे रहा वो हिंदू समाज जो है उनको दंडित करे। संगीत रागी साहब 80% को राम गोपाल साहब नहीं समझ रहे। 80% का हमें वोट चाहिए, 20% तो उन्हें मिल जाएगा। मैं बोलूं प्रोफेसर, अच्छा मैं बोलूं प्रोफेसर साहब नमस्कार। बाहर है प्रोफेसर साहब, बच्चों के भी बारे में नहीं बोलेंगे, ऊपर से नफरत की राजनीति फैलाएंगे।
अरे कैसे प्रोफेसर हो, नफरत की बात करते हो? प्रोफेसर तो कभी नफरत की राजनीति नहीं करता, प्रोफेसर तो प्यार मोहब्बत की बात करने वाला होता है। तब भी जो हमारे छात्र होते हैं उनके वेलफेयर की बात करता है, लेकिन कैसे अनुराग जी, आपके ऑडियो में थोड़ा डिस्टरबेंस है, मैं आपके पास फिर आऊंगा जब थोड़ी देर में वो ऑडियो की दिक्कत सही हो जाएगी। खैर फिलहाल विशाल जी 10 सेकंड। जी संगीत 10 सेकंड। संगीत जी 10 सेकंड। देखिए, जहां तक पेपर लीक का मामला है, 2014 में भी पेपर लीक हुआ था। केजीएम जो मेडिकल की परीक्षाएं थी उसमें अखिलेश यादव की सरकार, तब तो छात्रों पर इन्होंने लाठियां बरसाई थी, अश्रु गोले बरसाए थे। 2015 में जो है वो मध्य प्रदेश, वहीं के उत्तर प्रदेश की प्रोविंशियल जो सिविल सर्विसेज परीक्षा थी उसके पेपर लीक हो गए थे, वो व्हाट्सएप पे घूम रहे थे, तब भी अखिलेश यादव ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। यहाँ तो कम से कम सरकार ने त्वरित कार्रवाई की है। जैसे ही सरकार को पता लगा कि ये हुई है, इसमें सच्चाई है, बहुत सारे हेड्स को उन्होंने रोल डाउन कर दिया है, बहुत सारे लोगों को सन को सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये तो अप्रिशिएट करने जैसी बात है ना। हाँ। ये तो ऐसी नहीं है कि मुलायम सिंह यादव और चलिए यहाँ पर हाजिक खान और दानिश कुरैशी जी भी कुछ घपलेबाजी करते गए हैं, ऐसा तो नहीं किया है। हाजिक खान जी देखिए विशाल जी, बात यह है कि उत्तर प्रदेश में 1,95,00,000 छात्र जो है बेरोजगार हैं। बिहार में 80,000 बेरोजगार है छात्र, और राजस्थान मध्य प्रदेश में 60 और 70,000 लोग, 62,000 लोगों की नियुक्ति के लिए पुलिस में ये पेपर किया गया। और इस देश का हाल ये है, और हम लड़ रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान। अरे देश कौन बयान दे रहा है? हाजिक खान जी, बयान किसका आया है? बयान जो जितने भी लोग कह रहे हैं, हमें छात्रों के लिए बात करना चाहिए, हमें बेरोजगार के लिए बात करना चाहिए। औरंगजेब की बात करने से इस देश के 1,40,00,000 हिंदुस्तानियों को 1 रुपए का बात, ये दिलों में आग लबों पर गुलाब रखते हैं, और रागी साहब जैसे लोग अपने चेहरे पे 1 नहीं 2 2 3 3 4 नकाब रखते हैं। हमें ये नहीं करना। औरंगजेब चले गए, मर के चले गए, उनसे देश की अब कोई ना उन्नति होगी ना विकास होगा। आप राजनीति करके वोट हासिल कर सकते हो विशाल जी, ये वोट हासिल कर सकते हैं, लेकिन खान जी, औरंगजेब को राजनीति में भी कौन लेकर आ रहा है? कौन उनके नाम? भारतीय जनता पार्टी लाती है, आप ला रहे हैं। रामगोपाल यादव जी किस पार्टी में है? टीवी वालों को इस पर डिबेट नहीं कराना चाहिए। औरंगजेब क्रूर था, कैसा शासक था, 37% GDP दुनिया की उसके जमाने में थी। पार्टी के नेता हैं भाई, समाजवादी पार्टी ने क्या क्या, आप उसकी एक कटिंग दिखा रहे, पूरा बयान नहीं दिखा रहे। पुष्पा मित्र ने सैकड़ों मंदिर तोड़े। एक जो है हर्षवर्धन राजा था, उसने एक मिनिस्ट्री बना रखी थी, सैकड़ों मंदिर तोड़े। सुनवा दूंगा। तस्करा नहीं करोगे। हाजिक खान जी, मैं थोड़ी देर में प्रोफेसर रामगोपाल यादव का पूरा बयान आपको सुनवा दूंगा। मैं अपनी टीम से कहूंगा उनका बयान एक बार निकाल ले, मैं आपके पास फिर आऊंगा। तब तक मैं प्रवेश चौधरी जी के पास चलता हूं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। प्रवेश चौधरी जी, विपक्ष बार बार यह कह रहा है कि लोकतंत्र को खतरा है। क्या वाकई लोकतंत्र को खतरा है? क्या दबाव है सरकार का? और जो मूल मुद्दे हैं उनको आप लोग नहीं देखते हैं? अनुराग भदौरिया अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे। नहीं, अनुराग जी, देखो, अनुराग जी अपनी पार्टी के हिसाब से बोलेंगे, लेकिन हिंदू वो भी हैं और हम मानते हैं उनको। एक चीज। दूसरी चीज क्या है कि हम हिंदू समाज की बात करते हैं। ये जो नई तरह की थ्योरी बनाने की कोशिश रामगोपाल जी या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के लोग करते हैं, मीम और भीम गठबंधन की बात करने लगते हैं। एक तरफ औरंगजेब को खड़ा करते हैं जो मीम हो जाता है, एक तरफ बुद्धिज्म को, यानी जो दलितों के साथ जुड़ जाता है। अरे मेरे भाई, आपको समझना चाहिए कि जोगिंदरनाथ मंडल एक होते थे, उनको बड़ी गलतफहमी हो गई थी इस मीम भीम गठबंधन के ऊपर, और वो पाकिस्तान चले गए और इतनी पिटाई करी वहां के लोगों ने उनकी, कि पिटाई करी तो वो अंतिम समय में भारत में आए और भारत में जाकर के मरे। और उन्होंने कहा कि मेरे से एक गलती हुई कि मैंने जो अपने देश के जो दलित समाज के लोग थे, जो बौद्ध समाज के लोग थे, उनको लेकर के पाकिस्तान चला गया था। तो ये थ्योरी यहाँ सक्सेस होने वाली नहीं है। आप ये देखिए, आप समझिए, आप अगर हम मानते हैं कि शिक्षा है या रोजगार है, तमाम विषय है, इन विषयों पर काम करने की जरूरत है और ज्यादा काम करने की जरूरत है। सरकार ने बहुत काम किया भी है और भी करने की जरूरत है। आप जाइए, विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के नाते से आप उन पर बात करिए ना। चलिए, अनुराग भदौरिया जी बात करिए, उन पर बात करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा। बिल्कुल। मैं अनुराग भदौरिया जी फिर से जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। अनुराग जी, आप अपनी बात पूरी करिए। संगीत रागी जी ने आपसे कई सवाल पूछे थे। देखिए,
हाँ, मैंने संगीत रागी जी, मैं कह रहा हूँ प्रोफेसर साहब, हाथ जोड़ के निवेदन है प्रोफेसर साहब, तो आप तो कम से कम बच्चों के सामने जब बात करते होंगे तो आप तो प्यार मोहब्बत की बात करनी चाहिए। आप नफरत की राजनीति क्यों करने लग जाते हो? नफरत तो ठीक नहीं है ना। एक टीचर का काम होता है समाज के अंदर में सौहार्द का वातावरण, भाईचारा पैदा करना। एक टीचर का काम होता है कि शिक्षकों, अपने जो छात्र होते हैं उनकी उन्नति की बात करना, और अगर पेपर लीक होता है तो उनकी भविष्य के लिए आवाज उठाना, और उनका काम होता है समाज को शिक्षित अब क्या करे? यदि विद्यार्थी अनुराग भदौरिया जैसा थेतर और बोथर मिल जाए तो क्या करे? सुन लीजिए शिक्षक क्या करे? यदि अनुराग भदौरिया जैसा थेथर और बोथर विद्यार्थी मिल जाए तो क्या करे शिक्षक? के बीच में नहीं बोलना चाहिए, ये आपके छात्रों को सिखाना चाहिए। ये भी आपको सिखाना चाहिए छात्रों को कि बड़ों के बीच में या दूसरों के बीच में नहीं बोलते। ये भी तो आपको आना चाहिए ना। कैसे शिक्षक हैं भाई आप? कोई अपने अध्यापक धर्म ही नहीं निभा रहे कोई भी। दूसरी बात देखिए, आपके डिबेट में आस्ते आस्ते पाकिस्तान इंटर हो गया, आस्ते आस्ते हिंदू मुस्लिम की बात होने लगी। एक जनाब हम ही को बता रहे हैं, ऐसा लगता है हम मानते हिंदू हैं, अब उनके कहने से अनुराग जी, नहीं, मैं तो ये करूंगा, मैं तो ये मानता हूँ कि बाबर और औरंगजेब के औलाद अभी भी इस देश में जिंदा है, इसलिए वो बात मैं करूंगा। अरे आप बात करने फिर आ गए वहीं पे। मैं तो मानता हूँ महापुरुषों के बारे में तो आप ही लगते हैं जो बार-बार तस्करा उनका करते हैं, आप ही हमें लगते हैं उनके औलादों में से। देखिए किसी के लिए व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, किसी के लिए व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। हाजिर खान जी व्यक्तिगत टिप्पणी करने का मंच जी न्यूज़ नहीं देगा, बिल्कुल नहीं। किसी के लिए व्यक्तिगत टिप्पणी करने का मंच हम नहीं दे सकते, बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं। हाजिर खान जी आप भाषा की मर्यादा बनाकर रखिए। हाजिर खान जी भाषा की मर्यादा बनाकर, हाजिर खान जी भाषा की मर्यादा बनाकर। अनुराग भदौरिया जी, आप भी अनुराग भदौरिया जी, आप अपनी बात पूरी करिएगा क्योंकि प्रोफेसर संगीत रागी और भदौरिया जी दोनों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भदौरिया जी, आप भी एक छात्र रहे हैं, आपने भी पढ़ाई की होगी, प्रोफेसर है संगीत रागी जी, और मुझे अभी मेरी टीम बता रही है कि आप डॉक्टरेट भी हैं। तो जब प्रश्न पत्र में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन्हीं का जवाब दीजिए, उसके अलग कुछ लिखेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? तो उसी का जवाब दे रहा हूं ना। नहीं तो रामगोपाल जी भी तो प्रोफेसर है। अगर ये नियम संगीत रागी पर आप लागू कर रहे हैं तो ये नियम रामगोपाल जी पे भी लागू होना चाहिए। अरे सुनिए, हाँ तो वही मैं बात कर रहा हूँ प्रोफेसर साहब का। दूसरी बात, अभी बनारस में हमारे हम सबके आदरणीय प्रधानमंत्री जी गए। प्रधानमंत्री जी ने रैदास जी की वहां प्रतिमा का अनावरण किया। तो रैदास जी के बारे में उनके जो दोहे थे, हिंदू अनावरण नहीं, अनावरण, सब में एक रक्त और मासा, दो एक दूजा नहीं, पेख्यो सोई रैदासा। अरे आप क्यों उनके रैदास के पदचिन्हों पे ही चलिए ना भाई, क्यों नहीं चल रहे? वो तो यही कहते थे कि हम सब एक हैं, हाड़ मांस के बने व्यक्ति हैं, हमारे अंदर में कोई धर्म नहीं है, सब हम इंसानियत का पालन होना चाहिए, यहाँ पे कोई जाति धर्म की बात ना हो, उन्नति की बात हो, समाज को आगे ले जाने की बात हो। तो आप कहां से हिंदू मुस्लिम करने लगे डिबेट के अंदर में? कम से कम रविदास को भी, रैदास जी हमारे, उन्हीं को ही मान लीजिए। अनुराग जी, मैं संगीत रागी जी से जवाब लेता हूं, लेकिन एक छोटा सा सवाल आपसे और। अनुराग जी एक छोटा सा सवाल, लेकिन उनके आचरण को नहीं अपनाएंगे। अनुराग जी एक छोटा सा सवाल, आप अच्छी तैयारी करके आए, मुझे लग रहा है अच्छे नोट बनाकर आए हैं, लेकिन आपसे एक सवाल मेरा यह है कि रामगोपाल जी ने जो ये बयान दिया, तो क्या वो एकता का बयान दे रहे हैं, सौहार्द का बयान दे रहे हैं औरंगजेब को याद करके? देखिए बात ये नहीं है, जब तो क्या है? कोई इतिहास की बात होती है तो उसके कॉन्टेस्ट में, मेरी बात सुनिए, जब कोई इतिहास की बात होती है तो उसके कॉन्टेस्ट में बात करी जाती है। नफरत की राजनीति अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। विशाल जी आप भी जानते हो, ये सुबह से लेकर शाम तक पाकिस्तान चिल्लाते रहते हैं। अरे मैं कह रहा हूं मेरे हिंदुस्तान के बच्चों की बात कर लो, हिंदुस्तान के लोगों की बात कर लो, हिंदुस्तान की समस्या का समाधान कीजिए। आप सत्ता में हैं, आप हिंदुस्तान की महिलाओं का समस्या का समाधान कीजिए, हिंदुस्तान के किसानों की समस्या का समाधान कीजिए, हिंदुस्तान के युवाओं की समस्या का मुद्दों को आप उठाइए ना। अनुराग जी, अनुराग जी, रोजगार दीजिए, हिंदुस्तान में महंगाई कम कीजिए, हिंदुस्तान में जो आपने वादे किए वादे पूरे कीजिए। आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार। अनुराग भदौरिया जी, सवाल प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी के बयान को लेकर है, लेकिन आप अपने हिसाब से तमाम बात रख रहे हैं। मैं फिलहाल प्रोफेसर संगीत रागी से यहाँ पर जवाब लेता हूँ। आप मूल सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। ये उठता है, इस सवाल पे जवाब हिंदुस्तान के लोगों की बात नहीं होती, हिंदुस्तान के बारे में चर्चा नहीं होगी। सरकार क्या करने के लिए है? फिर सरकार हिंदुस्तान के लोगों की बात नहीं करेगी। चलिए अनुराग जी, मैं जवाब लेता
लेता हूँ। अनुराग जी आराम से, अनुराग जी आराम से, कोई कहीं भागा नहीं जा रहा है, आराम से, आराम से। आपने हिंदुस्तान के लोग परेशान है, हिंदुस्तान महंगाई से जूझ रहा है, हिंदुस्तान के युवा बेरोजगार, अनुराग जी, उनके बारे में अनुराग भदौरिया जी आराम से, आराम से, आराम से। प्रोफेसर संगीत रागी जी का जवाब भी सुन लीजिए। ये देश के लिए ठीक नहीं है कि मुद्दे को भटका के सिर्फ मैच नहीं, मुद्दे से देखिए, अनुराग भदौरिया मैं जवाब लेता हूँ संगीत रागी से, क्या मुद्दों से भटकाया जा रहा है? ये कौन सी बात हो गई? अनुराग जी मैं जवाब लेता हूँ, संगीत रागी जी, क्या देश को मुद्दों से भटकाया जा रहा है? देखिए, इस देश का मुद्दा तो वाकई एक ही है। पिछले दिनों में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश ने अपने विरासत और वैभव को संभाला है, जिस प्रकार से देश में गुणात्मक परिवर्तन आए हैं, विकास हुआ है, जिस प्रकार से हमारी इकोनॉमी में व्यापक परिवर्तन आया है और विकास के जो ग्रामर है उसको नरेंद्र मोदी ने बदल करके रख दिया है, सामाजिक न्याय की परिभाषा बदल करके रख दी है, वो विपक्ष के पास एक भी मुद्दा नहीं है जो प्रधानमंत्री के खिलाफ लेकर के जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ इनके पास एक भी मुद्दा नहीं आता है। और ये लोग जो हैं वो चूंकि ये पारिवारिक पार्टियां हैं, अनुराग जी, देखिए, जब आप बोल रहे थे कोई और मेहमान आपके बीच में नहीं बोल रहा था। अनुराग भदौरिया जी, आपको डिबेट के नियम बहुत अच्छी तरह से पता है, लेकिन आप हर बार इन नियमों का उल्लंघन करते हैं। आप और भी मेहमान को सुन लीजिए, आपने सबसे ज्यादा मौका लिया है, औरों को भी सुनिए। अनुराग जी आपकी बात आगे मैं चाहूंगा प्रोफेसर संगीत रागी जी का जवाब सामने आए। अपना धर्म नहीं निभा रहे हैं बैठ के यहाँ पे। प्रोफेसर संगीत रागी जी आप अपना जवाब दीजिए। देखिए, पुरानी फिल्मों में हर फिल्म में एक हास्य कलाकार की आवश्यकता होती थी, तो अनुराग भदौरिया टेलीविजन डिबेट के हास्य कलाकार हैं, तो इनकी उपयोगिता बस इतनी ही रहती है। ये कभी अपने कंटेंट से, तर्क से और तथ्य से किसी भी डिबेट को बहुत अच्छा नहीं बनाते हैं, लेकिन ये ऐसे ही चुटकुले सुना करके उसका प्रहसन के पात्र नहीं, संगीत जी एक छोटा सा सवाल, क्योंकि अनुराग भदौरिया ने कहा कि मुद्दों से आप लोग भटका रहे हैं, क्या मुद्दों से भटकाने का प्रयास किया जा रहा है? नहीं, मुद्दे से भटकाने का प्रयास नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 10 साल में वो काम किया है जिसे किसी भी राजनीतिक नेतृत्व को सोचने की हिम्मत नहीं होती थी। मैं फिर दोहरा रहा हूं, 370 हटाने का काम इस देश के किसी माई के लाल में ताकत नहीं थी, वो काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। किसी की हैसियत नहीं जो 370 के बाद, यही महबूबा मुफ्ती से बेटी कहती थी ना, और ये ताली बजाने वाले कि अरे 370 खत्म हो जाएगा तो तिरंगा हाथ में उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। आज जाकर के देखिए, लाखों लोग तिरंगे पे उठा रहे हैं। 370 दानिश कुरैशी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जुबान से चू नहीं हो रही है। बिल्कुल, दानिश कुरैशी जी। देखिए, दरअसल दिक्कत क्या है सिंगर साहब की, और हमारे मित्र प्रवेश भाई भी बैठे हैं। देखिए, मैं तो आपसे एक बात कहता हूं कि प्रवेश चौधरी जो है वीएचपी के प्रवक्ता हैं, और वो ये कहते हैं कि वो हिंदूवाद की सोच रखते हैं या देश की सोच रखते हैं, और रागी साहब से भी यही सवाल है मेरा। आप मुझे ये बता दीजिए कि नरेंद्र मोदी जी की किसी भी नीति पर, किसी भी पॉलिसी पर कभी रागी साहब ने सवाल उठाया हो या वीएचपी के प्रवक्ता ने सवाल उठाया? डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की कमी महसूस करने के लिए ये दोनों लोग यहाँ बैठे। मैं खत्म कर लूं रागी साहब, मैं आपको खत्म कर लूं, उसके बाद बोलूंगा। सवाल यहाँ ये आके खड़ा है कि देश में, देखिए मैं खत्म कर लूं, मैं चौधरी साहब मैं खत्म कर लूं। सवाल यहाँ ये आके खड़ा है कि देश ने वो दौर भी देखा कि जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए। सुनिए चौधरी जी, सुनिए, करने के लिए बैठे चौधरी साहब सुनिए, देखिए बीच में मत बोलिए, मैं खामोश से सुन रहा हूं। यहाँ पर अनुराग जी पूछिए, इनसे कहिए मैं खत्म कर लूं, उसके बाद बोले। इस देश की आत्मा हिंदू है, हम उसके संरक्षण के लिए, उसके लिए बैठे हुए हैं यहाँ पर। इस हिंदुत्व ने हजारों साल हमें चलिए इस वक्त फिलहाल हमारे पास वक्त इतना ही। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी को बहुत शुक्रिया। लेकिन देश में जब चुनाव हो तो मुद्दों पर ही चर्चा होनी चाहिए, बिना वजह के मुद्दों को बीच में नहीं लाना चाहिए नेताओं के द्वारा, हम यही कहते हैं।